नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बता दूं कि राजस्थान प्रदेश की बहुप्रतिष्ठित कार्यकारिणी आखिरकार कल देर रात को घोषित कर दी गई है। प्रदेश की कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ कार्यकारिणी के 25% यानी कि 9 पद सचिन पायलट समर्थकों को दिए गए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कांग्रेस की बहुप्रतिष्ठित कार्यकारिणी आखिरकार बुधवार रात को घोषित कर दी गई। प्रदेश कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस की इस कार्यकारिणी का लंबे समय से लोगों को इंतजार था। गोविंद सिंह डोटासरा के पिछले साल 14 जुलाई को प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में अब उनके टीम की घोषणा हुई है। कार्यकारिणी में सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों का दबदबा भी देखने को मिला। कार्यकारिणी के 25% यानी 9 पद सचिन पायलट समर्थकों को दिए गए। साथ ही सचिन के साथ बगावत करने वाले 3 विधायकों को महासचिव बनाया गया। जातीय, क्षेत्रीय और पार्टी के अंदरूनी समीकरण साधने की कवायद में 11 विधायकों को संगठन में जगह दी गई है। संगठन में एक भी मंत्री को जगह नहीं दी गई। विधायक का चुनाव हार चुके 6 नेताओं और 5 पूर्व विधायकों को जगह दी गई। सचिन पायलट नई कार्यकारिणी में अपने समर्थकों को अच्छे पद दिलाने में कामयाब रहे हैं। कार्यकारिणी में 25% पायलट समर्थक नेताओं को जगह दी गई। पायलट समर्थक राजेंद्र चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो साथ ही महासचिवों में 3 और सचिवों में 5 नाम ऐसे हैं जो सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं। पायलट के साथ बगावत कर गए 3 विधायकों जीआर खटाना, राकेश पारेख और वेद सोलंकी को प्रदेश कार्यकारिणी में महासचिव बनाया गया है। वहीं कार्यकारिणी में कांग्रेस की खेमेबंदी को साधने की पूरी कोशिश की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के खेमों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी अच्छी, संतुलित, अनुभवी लोगों की, युवाओं को भी स्थान दिया गया है, सभी वर्गों को स्थान दिया गया है। एक शानदार कमेटी मुझे काम करने के लिए दी है। मैं समझता हूँ आभार सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और माकन साहब का। और इस कमेटी के साथ में हम लोग मिलकर के नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जो किसान जिनके साथ में मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, आज ठंड में 40 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रही है। तो हमारा जो देश बचाओ, किसान बचाओ का जो आंदोलन हमने 28 दिसंबर से कांग्रेस के स्थापना दिवस से शुरू कर रखा, उसको आगे बढ़ाएंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे और कांग्रेस सरकार की राजस्थान में जो लोकप्रिय योजनाएं हैं उनको हम गांव-गांव, डाणी-डाणी तक पहुंचाएंगे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उसका इस बात का पूरा प्रयास। आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के अंदर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे चुकी है। लेकिन अगर यह बर्ड फ्लू पोल्ट्री फार्म तक पहुंच गए तो राजस्थान सरकार को आने वाले समय में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे उन्हें राजस्व का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि राजस्थान सरकार को इस बर्ड फ्लू से और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और राजस्थान की जनता को और क्या क्या हानि पहुंच सकती है। प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक बर्ड फ्लू सिर्फ कौ तक ही सीमित है। बर्ड फ्लू की दस्तक के साथ ही पशुपालन विभाग तत्काल हरकत में भी आ गया और प्रदेश के करीबन 2000 करोड़ सालाना कारोबार वाले पोल्ट्री फार्म उद्योग को बचाने में जुट गया है। जानकारों का कहना है कि अगर बर्ड फ्लू एक बार पोल्ट्री फार्म में दाखिल हो गया तो फिर इस उद्योग पर संकट के गहरे बादल छा सकते हैं। इतना ही नहीं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में बर्ड फ्लू के असर से राजस्थान सरकार के खजाने की सेहत भी खराब हो सकती है। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक ने पोल्ट्री फार्म कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें लेकर दी हैं। प्रदेश में पोल्ट्री फार्म का बड़ा कारोबार है और पोल्ट्री कारोबारियों की चिंता का सबसे बड़ा कारण उड़ता हुआ बुखार है। प्रदेश के 4 जिलों में परिंदों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू मिला है। गनीमत यह है कि जयपुर, कोटा, बारां और
झालावाड़ में मिला बर्ड फ्लू का वायरस H5N8 कैटेगरी का है और अभी यह सिर्फ गांव तक ही सीमित है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 436 नए मामले बुधवार को सामने आए हैं, जिससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,11,111 हो चुकी है। वहीं राज्य में संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई, जिससे महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 2723 हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 2723 पहुंच चुकी है। तो वहीं राज्य में अब तक जयपुर में 506, जोधपुर में 293, अजमेर में 220, कोटा में 167, बीकानेर में 166, भरतपुर में 120, उदयपुर में 112, पाली में 109 और सीकर में 98 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को राज्य में 564 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक भी हुए और इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 3,06,90 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान राज्य की जनता के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है, खासकर कि पानी बचाने और भूजल रिचार्ज करने के प्रयासों में जुटे लोगों के लिए। राज्य सरकार ने कृषि व घरेलू उपयोग सहित 5 श्रेणियों में NOC की अनिवार्यता हटाई है। तब से नलकूप बोरिंग खोदने का सिलसिला लगातार तेज हो चुका है। जमीन को धड़ाधड़ छलनी भी किया जा रहा है, जिससे कई जिलों में भूजल स्तर बुरी तरह गड़बड़ाने लगा और भविष्य में पीने के पानी का संकट गंभीर होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। राज्य के 33 में से 7 जिले ही ऐसे हैं जहां हर साल रिचार्ज से कम पानी धरती से निकाला जाता है। साथ ही जयपुर सहित 4 जिलों में तो राज्य से रिचार्ज से 2 गुने से अधिक पानी निकाला जाता है। ऐसे में बोरिंग नलकूपों में पानी नीचे उतर चुका है। वहीं हम अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान देश में 4थे स्थान पर है, जहां पर भूजल दोहन की मात्रा के हिसाब से यूपी, पंजाब व MP में भूजल की खपत ज्यादा है। साथ ही पंजाब और राजस्थान में ज्यादा है, क्योंकि दोनों राज्यों में हर साल रिचार्ज होने वाले पानी की मात्रा दोहन के मुकाबले काफी कम सामने आती है। वहीं रिचार्ज से अधिक दोहन करने के मामले में देश में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है। वहीं आपको उपाय के बारे में बता दूं तो सूखे बोरिंग व हैंडपंप को वर्षा जल पुनर्भरण ढांचे के रूप में काम में ले सकते हैं। भूजल विभाग इस तरह के ढांचे तैयार करता है और लोग भी भूजल विभाग से तकनीकी सहयोग ले सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि क्या प्रभाव पड़ता है इसका। पानी के नीचे चट्टान होती है और पानी चट्टान के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर क्रिया होती है। इससे दीर्घकाल में जड़ गुणवत्ता प्रभावित होती है, लवण बढ़ते हैं, जिससे खारापन भी सामने आता है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बार बार हो रहे तबादलों से आजिज आ चुकी है। लगातार हो रहे तबादलों से वह दुविधा में भी है। साथ ही साथ तबादलों से ब्यूरोक्रेसी की त्वरित गति से निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार जनप्रतिनिधियों की डिजायर पर गत 2 साल में अधिकारियों के कई बार तबादले कर चुकी है। इससे कोई अधिकारी औसत समय तक भी एक जगह पर नहीं टिक पा रहा। वहीं इसके साथ ही अधिकारी अब इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि क्या वे नई जगह मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम कर पाएंगे या फिर नहीं। शहर में पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही 12 आशा सहयोगिनियों को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बजाज नगर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, राजस्थान महामारी अध्यादेश व अन्य IPC की धाराओं में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई 2 दिन पहले जयपुर में टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर तिराहे के पास धरना देकर के करीब 2.5 घंटे तक रास्ता जाम करने के मामले में की गई है। रिपोर्ट में थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि प्रदेश भर से आई सैकड़ों आशा सहयोगिनी महिला कार्यकर्ता अपना मानदेय बढ़ाने व नियुक्ति को स्थायी करने सहित
अन्य मांगों को लेकर के जयपुर में पिछले 15 दिनों से गांधीनगर में महिला एवं बाल विकास के मुख्यालय के बाहर धरना दे रही हैं। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस प्रदेश कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा को संतुलित और हर वर्ग का भागीदार बताया है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव की तैयारियों का भी खुलासा कर दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि उन्हें शानदार टीम केंद्रीय नेतृत्व ने उपलब्ध करवाई है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। उन्होंने बताया कि इस कमेटी के साथ मिलकर के हम निकाय चुनाव के अंदर शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की मांग पर सुन नहीं रही है। बीते साल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ने का रिकॉर्ड बना चुका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस वर्ष भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। नए साल में वह और आक्रामक तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ में कार्यवाही करेगा। इसके लिए ब्यूरो ने वर्ष 2021 की अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। इस साल वह संगठित भ्रष्टाचार पर विशेष रूप से फोकस रखने वाला है। नए साल में ब्यूरो की नजरें आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर भी विशेष रूप से रहेंगी। ब्यूरो ने अपनी प्लानिंग को अमलीजामा बनाते शुरू कर दिया है। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।